लेट्स स्टार्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। शुरू करें। सबसे पहले आता ही हमने आपको बताया था कि आपकी सारी सेल ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डालती हैं। वॉल्यूम कम करो, मेरा बढ़ता चला जाएगा। शुरू सही है। सबसे पहले आते हैं हम लोगों ने बात की थी आपकी सेल ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड डालती है। लगातार आपकी सेल को ऑक्सीजन चाहिए और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, इसके लिए जरूरी है सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं पर अगर हम बात करें स्पॉन्जेस और आपका सिलेंटेड दोनों के दोनों पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गैसों के आदान प्रदान के लिए, सब्सटेंसेस के आदान प्रदान के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए वाटर कैनाल सिस्टम, वो सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाएगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका इकोनोडर्मेटा में पाया जाएगा। आपके हायर ऑर्गेनिज्म जैसे आपका ह्यूमन हो गया, ये दो फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, एक कहलाता ब्लड और एक कहलाता लिम्फ। ब्लड की बात करें, ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली कनेक्ट करता है, बल्कि इसलिए हम लोग इसे कनेक्टिव कहते हैं क्योंकि बॉडी के डिफरेंट अंगों को कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस फ्रॉम हियर टू देयर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास तीनों चीजें होती हैं। आपका सेल भी होती है, आपका मैट्रिक्स भी होता है, इसके साथ साथ फाइबर होता है। ब्लड में आपका फाइबर नहीं पाया जाता है, इस वजह से ब्लड आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हुआ। ब्लड आपका दो चीजों से बना है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा आपका 55% बनाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट आपका 45% बनाता है। प्लाज्मा आपका स्टॉक कलर होता है, विस्कस होता है, 90 से 92% आपका पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है। वैसे तो प्लाज्मा में 70 प्रकार की प्रोटीन होती है, लेकिन मेजर प्रोटीन आपकी 3 प्रकार की होती है, फाइब्रोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। फाइब्रोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग कराता है, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस कराएगा, वहीं पर ग्लोबुलिन आपका डिफेंस मैकेनिज्म कराएगा। प्लाज्मा में मिनरल भी पाए जाते हैं, नमक, HCO3- ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड आपका ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। वहीं पर हम बात करें जो मिनरल होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में नमक, HCO3-। वहीं पर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सबके सब इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, एक्टिव तभी होंगे जब आपके हाथ पे कट लगेगा। इसके बाद फॉर्म एलिमेंट 45% बनाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी आपका एरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी आपका ल्यूकोसाइट है, वहीं पर आपका प्लेटलेट आपका थ्रोम्बोसाइट है। अच्छा, आरबीसी की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। एरिथ्रोसाइट दूसरा नाम होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। मोस्ट मेमल के पास आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए हटाया था ताकि आपका आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन हम और डाल सकें। हीमोग्लोबिन आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, अर्थात 8 एटम को पकड़ेगा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों आपकी बोन मैरो बनेंगे, तीनों का ग्रेवयार्ड एक सेम है, तीनों का ग्रेवयार्ड आपका स्प्रिंग है। आरबीसी आपकी 5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होती है, अर्थात की बॉडी की मोस्ट एबंडेंट सेल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन आपका 12-16 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी आपकी कलरलेस होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। और जब आपको हीमोग्लोबिन डालना है तो न्यूक्लियस निकालना क्यों, तो डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होगा, 6,000 पर एमएम क्यूब होगी। लेस देन 10 डेज की लाइफ साइकिल होती है। अगर ग्रेन्यूल है तो ग्रेन्युलोसाइट नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं पर एक ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बेसोफिल 0.5 से 1%, इओसिनोफिल 2 से 3%, न्यूट्रोफिल 60 से 65%, आपका मोनोसाइट 6 से 8%, वहीं पर लिम्फोसाइट 20 से 25%। सीरोटोनिन हिस्टामाइन निकालेगी, इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कराएगी। एलर्जी और इन्फेक्शन दौरान इओसिनोफिल बढ़ जाएगी। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर आपका फेगोसाइटोसिस कराती है। आपका लिम्फोसाइट आपकी इम्यूनो रिस्पांस करते हैं। सारी सेल आपकी बोन मैरो बनती है, चाहे बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट, लेकिन मैच्योर कहां पर हो रही है, बोन मैरो में मैच्योर हो रही है तो बी लिम्फोसाइट, थाइमस में जाकर मैच्योर हो रही है तो टी लिम्फोसाइट। इसके बाद मैंने आपको कहा था थ्रोम्बोसाइट दूसरा नाम प्लेटलेट होता है, 1.5 लाख से 3 लाख पर एमएम क्यूब होती है। प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, अधिकतर केमिकल आपके क्लॉटिंग कराते हैं। डेंगू में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात आपका क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाएगा, अर्थात क्लॉटिंग देर से भी लॉस ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगा। इसके बाद ब्लड को पढ़ाया था मैं, 3 नियम बताए थे। नियम नंबर कॉमन रूल, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। एबीओ ग्रुप में 2 एंटीजन पढ़े थे, आरएच में 1 एंटीजन पढ़े, दैट इज आरएच। एबीओ में आपके 2 एंटीजन, दैट इज एंटीजन ए, एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए एंड बी, एंटीबॉडी एब्सेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। वहीं पर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, जिसमें एंटीजन दोनों नहीं, लेकिन एंटीजन दोनों नहीं होने की वजह से क्यों जो देता है उसका एंटीजन देखते हैं, सबको ब्लड दे सकता है एंटीबॉडी, लेकिन इसके बाद दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था 80% ह्यूमन में आपके आरएच फैक्टर पाया गया और मक्का मुलाटा अर्थात रेसस मंकी में पाया गया। अर्थात आरएच फैक्टर अगर है तो आरएच पॉजिटिव नहीं है तो आरएच नेगेटिव। इसमें एक 2 केस बताया था। एक ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी का कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था किसी में भी आरएच एंटीबॉडी नेचुरली नहीं पाई जाती। जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी नहीं होगा, जो एंटीजन नहीं होगा वो एंटीबॉडी होगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस के केस में आपका बाप आरएच पॉजिटिव होता है, मां आरएच नेगेटिव होती है, बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है, मां नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मां और बच्चे का ब्लड इज वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन डिलीवरी के दौरान मां और बच्चे का खून मिल जाता है। बच्चे पे तो कोई आंच नहीं आती है क्योंकि मां खुद आरएच नेगेटिव है, लेकिन मां के अंदर जो बच्चे का ब्लड जाता है तो बच्चे के पास आरएच एंटीजन होता है, जिसके खिलाफ आरएच एंटीजन के खिलाफ मां आरएच एंटीबॉडी बना लेती है, लेकिन पहले बच्चा तब तक निकल जाता है। अगर हमने पहले बच्चे की डिलीवरी के बाद जो आरएच एंटीबॉडी बनी है, अगर हमने मां को एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दी तो दूसरे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दी तो दूसरा बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव हुआ, आरएच एंटीबॉडी छोटी होती है, मम्मी के ब्लड से निकलते हुए प्लेसेंटा से होते हुए बच्चे के ब्लड में जाएगी और बच्चे के आरएच एंटीजन से जाकर चिपक जाएगी। अल्टीमेटली आरबीसी ब्लास्ट करेगी। आरबीसी ब्लास्ट होने के बाद आपका हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन लिवर के पास जाएगा, बिलिरुबिन ब्लू बढ़ लेगा, जिसकी वजह से आपका जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा, सीवियर केसेस में आपकी डेथ होगी। इसके बाद मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग कहा था, इंजर टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर निकलता है, प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर निकलता है, कैल्शियम प्रोटीन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेस
एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा, फाइब्रिन का स्टेट डैमेज फाउंडेशन इज इक्वल टू ब्लड क्लॉट। अगर हमने आपसे कहा था ब्लड से डायरेक्ट सेल आपका ऑक्सीजन नहीं ले सकता, याद रखना कैल्शियम आयन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। वहीं पर हम लिम्फ की बात करें जिसको हम आमतौर पर टिश्यू ब्लड कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। टिश्यू ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, लिम्फ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ब्लड से सेल आपकी डायरेक्ट ऑक्सीजन न्यूट्रन नहीं ले सकती है, बीच में लिम्फ मिडिलमैन की तरह काम करता है। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी वाटर अलोंग विद वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लीविंग लार्जर प्रोटीन, छोटी वाली आ जाएंगी, विटामिन हार्मोन मिनरल इन सारी चीजों को लेकर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा या टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा, जिससे सेल अच्छी चीजें ले लेंगी, गंदी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया डाल देंगी और ये जैसे लिम्फेटिक वेसल में जाएगा इसका नाम पड़ जाएगा लिम्फ। लिम्फ आपको जाकर मेजर वेन से मिल जाएगा, मेजर वेन में ब्लड बह रहा होगा, अर्थात लिम्फ और ब्लड अब मिल चुके हैं। अच्छा, इंटेस्टाइनल विलाई में आपके लैक्टेल पाए जाते हैं जो कि आपका फैट का एब्सॉर्प्शन करते होंगे। इसके बाद सर्कुलेटरी बात है, दो प्रकार का ओपन और क्लोज। आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक हेमिकॉर्डेटा, ये आपके ओपन का एग्जांपल है। वहीं पर आपका एनालिडा और कॉर्डेटा क्लोज का एग्जांपल है। क्लोज में फ्लो ऑफ फ्लूइड आपका प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता होगा, ओपन में आपका हीमोसील या साइनस बोल दीजिए, ऑस्टियस होता हुआ हार्ट, हार्ट होता हुआ एओर्टा और वापस आपका बॉडी में। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको कहा था जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबका मस्कुलर चैम्बर हार्ट होगा। फिश की बात करें 2 चैम्बर हार्ट होगा। फिश में आपका ब्लड बॉडी से आने और बॉडी में जाने तक हार्ट से एक ही बार गुजरता है, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, हमेशा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा, दैट इज वेनस ब्लड। हार्ट से गिल्स, गिल से आपका बॉडी से वापस हार्ट। एक एट्रिया, एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पास 4 चैम्बर हार्ट है। एम्फीबिया रेप्टाइल के पास आपका 3 चैम्बर हार्ट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, लेकिन इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा नहीं बनने की वजह से वेंट्रिकल एक ही रहता है। राइट साइड से डीऑक्सी, लेफ्ट साइड से ऑक्सी, दोनों एक जगह एक वेंट्रिकल में जाकर मिल जाते हैं, दैट इज मिक्स सर्कुलेशन। वहीं पर एम्फीबिया, वहीं पर क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, 2 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा बन चुका है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन अलग होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन अलग होता है, अर्थात बर्ड, मैमल और क्रोकोडाइल में डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा। बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें आती है, आपका हार्ट हो गया, आपका ब्लड वेसल हो गया, इसके साथ साथ हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, इसके साथ साथ आपका ब्लड। आपके ये तीनों के ओरिजिन मेसोडर्म होती है। हार्ट आपका मेसोडर्मली ओरिजिन होता है, तो ऐसे कैविटी में रखा हुआ है, दोनों लंग्स के बीच में रखा हुआ, थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इसके बाद आपकी बात करें हार्ट आपका 4 चैम्बर है, ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रिया, नीचे वाले वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल में वेंट्रिकल मोटा होता है क्योंकि वेंट्रिकल की दीवार इसलिए मोटी ताकि वो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर पाए, लेकिन राइट और लेफ्ट में लेफ्ट वाले को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, राइट वाले को सिर्फ लंग्स तक, तो राइट और लेफ्ट में लेफ्ट वाला आपका मोटा हो गया। अच्छा, एट्रिया से मोटा राइट वेंट्रिकल सबसे मोटा लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, 2 एट्रिया के बीच में इंटरएट्रियल सेप्टा पतला होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा मोटा होगा और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा भी पतला होगा, लेकिन ये फाइब्रस भी होगा, मस्कुलर फाइब्रस होगा। वो ऐसे तो पूरा हार्ट मस्कुलर है। इसके बाद मैंने आपको कहा था जैसे आपका लंग्स के ऊपर आपका डबल वॉल बैग पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोलते हैं, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड। वहीं पर हार्ट में आपका पेरिकार्डियम होता है। पेरिकार्डियम जो होता है इसके अंदर पाया जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन को कम कर देगा। इसके बाद मैंने आपको कार्डियक मस्कुलेचर की बात, उसके बाद मैंने आपको कहा था ऊपर से गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, आर्क ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। अच्छा, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड का दूसरा नाम मिट्रल वॉल। वहीं पर पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा के मुंह में पाए जाएंगे सेमिलुनर वॉल। इसके बाद मैंने कार्डियक मस्कुलेचर की बात की थी। एसए नोड जो कि पेसमेकर कहलाता है, 70 से 75 पर मिनट मोबिलिटी पैदा करता है, हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मेंटेन करता है। वहीं पर एवी नोड आपका पेस सेटर होता है। एसए नोड, एवी बंडल आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप पे जाकर खुलता है, उसके बाद ये जाकर एवी बंडल नीचे जाकर जहां से टूटा वो है बंडल ऑफ राइट बंडल, लेफ्ट बंडल, पुर्किल्जे फाइबर। ये आपका जो कार्डियक मस्कुलेचर है, इंटायर कार्डियक मस्कुलेचर आपका स्टिमुलस दे सकता है, बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप कैसे नोट करता है, दैट्स व्हाई एसए नोड इज आल्सो नोन एज पेसमेकर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल में आपका सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल था। जॉइंट डायस्टोल में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक चैम्बर की तरह काम कर रहे थे। ऊपर से पल्मोनरी आर्टरी, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड लगातार जा रहा था। इस समय जो आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन था, लेकिन सेमिलुनर आपका क्लोज था। लेकिन तभी क्या हुआ, ऐसे नोड ने बिजली पैदा करी, बिजली पैदा करने के बाद दोनों एट्रिया एक समय पे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 30% ब्लड वेंट्रिकल में चला गया। अब इसलिए ऐसे नोड से होते हुए पुर्किल्जे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल तक पहुंच गए। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाकर टकराएगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पे, कोऑर्डिनेट आपके बंद हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट आपके टाइट हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे। पहला हार्ट साउंड डेवलप होगा, दैट इज लब। जब और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली सेमिलुनर वॉल ओपन, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आर्क ऑफ एओर्टा से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपका हार्ट के रिलैक्स होने का समय आ गया। याद रखना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था एट्रिया से रिलैक्स कर रहा था। इसके बाद वेंट्रिकल जब आपका रिलैक्स होना शुरू करेगा, जब वेंट्रिकल थोड़ा सा रिलैक्स करेगा तो ब्लड बैकफ्लो मारने की कोशिश करेगा, सेमिलुनर आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद वेंट्रिकल जब और रिलैक्स होगा तो एट्रिया के ब्लड प्रेशर की वजह से आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हो जाएंगे, जॉइंट डायस्टोल दोबारा आ जाएगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब था एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड निकालता है, स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में एक वेंट्रिकल जितना ब्लड निकालता है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर 70 गुणा 72 5040 ml, दैट इज 5 लीटर हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट हम अल्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, इमरजेंसी ज्यादा है, नॉन इमरजेंसी कम है। इस आपका जो एथलीट होते हैं वो स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट दोनों को अल्टर कर सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड लंप जो कि ट्राई बाई बंद होने पे आएगा, सेकंड हार्ट साउंड डब दैट इज सेमिलुनर बंद होने पे आएगा। इसके अलावा कोई साउंड आएगा तो इसका मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है, अर्थात ये दोनों साउंड आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की होती हैं।
एक कार्डियक साइकिल आपकी 0.8 सेकंड की होती है। मैंने आपको कहा था ब्लड के 3 पाइप हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी और वेन में बस अंतर इतना है कि वेन में ट्यूनिक का मीडिया पतला हो जाता है, ल्यूमेन चौड़ा हो जाता है। आर्टरी में ट्यूनिक का मीडिया मोटा होता है तो ल्यूमेन कम हो जाएगा, सिर्फ ट्यूनिक का इंटेमा रह जाएगा, तो आपका कहलाएगा कैपिलरी। अर्थात सबसे बाहर आर्टरी वेन में आपके ट्यूनिक का एक्सटर्ना होता है जिसमें कोलेजन फाइबर है, बीच में स्मूथ मसल होती है मीडियम में और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं, बात खत्म। आर्टरी वेन में आर्टरी का ल्यूमेन कम होता है, वेन का ल्यूमेन ज्यादा होता है। वहीं पर आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, वेन की दीवारें पतली होती है, क्योंकि आर्टरी को ज्यादा ब्लड प्रेशर झेलना होता है, इस वजह से उसकी दीवार मोटी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपसे कहा था हिपैटिक वोल्टर सिस्टम, ईसीजी में पी आ गया, मतलब बंदी गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया। अर्थात आपके राइट रिस्ट एंकल पे आपके लीड लगाते हैं, डिटेल एग्जामिनेशन करना होता है, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। पी वेव आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन लीड्स टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताता है, which leads to contraction of both ventricle। इसके बाद आपका एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। क्यूआरएस इनका बता सकते हैं नंबर ऑफ हार्टबीट। हिपैटिक वोल्टर सिस्टम जो होता है वो इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में पाया जाता है, ताकि जो कुछ आप खाएं पहले लिवर देखिए, उसे चेक करें सही है कि नहीं, अगर कोई गलत चीज लिवर निकाल के उसे मेटाबोलाइज करके खत्म कर दे। इसके बाद रीनल पोल्टर सिस्टम आपका फ्रॉग में पाया गया था। रीनल पोल्टर सिस्टम आपका किडनी और फ्रॉग के लोअर पार्ट के बीच में होता है, हाइपोफाइशियल आपका एडेनोहाइपोफिसिस और हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जाता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। इसके बाद आपका आया था पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से लंग्स तक ब्लड जाना, लंग्स से वापस आना, बॉडी से बॉडी तक जाना, बॉडी से वापस आना। अच्छा, हार्ट से लंग्स तक जाना मतलब राइट एट्रिया से लेकर राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रिया तक पल्मोनरी सर्कुलेशन जो गैसेस का आदान प्रदान कराएगा। वहीं पर लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रिया तक आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन जो बॉडी को ऑक्सीजन, हार्मोन, विटामिन, ये सारी चीजें देगा। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में हार्ट हमारा मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट का अगर ब्रेन से कनेक्शन काट दे तो हार्ट बीट ना बढ़ेगी ना घटेगी, बहत्तर बनी रहेगी। हार्ट हमारा क्योंकि मायोजेनिक है, ऑटो एक्साइटेबल है, ऐसे नोड अंदर लगा हुआ है। ऐसे नोड और एवी नोड दोनों आपके राइट एट्रिया में, एक राइट अपर कॉर्नर पर है और एक लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे है। आपका मेडुला जो होता है सिंपैथेटिक मेडुला जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की मदद से मेडुला आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट को कंट्रोल करता है। सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक हर चीज को घटा देगा। सिंपा आपका इमरजेंसी और पैरासिम्पा आपका नॉन इमरजेंसी। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से निकलने वाला हार्मोन जिसे कैटेकोलामाइन कहते हैं, जो दो प्रकार के एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, ये भी आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। आपका अगर ब्लड प्रेशर की बात करें सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक करता है, पंपिंग अपॉन रेस्टिंग जो कि 120/80 mmHg नॉर्मल होता है, 140/90 से ज्यादा अगर लगातार बना हुआ है, एक दिन बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार बना रहेगा तो भाई साहब दिक्कत है। आपको हाइपरटेंशन है, ब्रेन हार्ट किडनी इफेक्ट होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरा नाम है थेरोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस टिश्यू। अगर आपका कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन आपका पतला हो जाएगा, ल्यूमेन पतला हो जाएगा तो सीधी सी बात है ब्लड जो है आपका हार्ट को कम मिलेगा, जिससे आपके छाती में दर्द होगा, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मिडिल एज और एल्डर को ज्यादा होगा। एंजाइना पेक्टोरिस याद रखना है, एक्यूट चेस्ट पेन है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि ब्लड जितना बॉडी को चाहिए उतना हार्ट प्रदान नहीं कर पा रहा, हार्ट फेल हो गया। कंजेशन ऑफ लंग्स जिसका मेन सिम्टम है, दैट्स व्हाई पूरा नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वहीं पर जहां पर अगर हम बात करें आपकी हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाए तो हम लोग उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। वहीं पर आपका अगर हार्ट आपका सडनली स्टॉप कर दे बीटिंग, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। लेट्स स्टार्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें ग्लूकोज के बनाता है पायरुविक एसिड एसिल को एंजाइम साइकिल, उसके बाद ईटीएस लास्ट स्टेप पे जाकर ऑक्सीजन आपका अटैक करता है। इसके बाद आप सब लोग ऊपर हो जाओ सब ऊपर। अच्छा, ग्लूकोज आपका टूट के बनाएगा एसिल को एंजाइम में आपके एसिल को एंजाइम में ग्लूकोज टूट के बनाएगा पायरुविक एसिड आपका एसिल को एंजाइम में आपका जाएगा क्रेब्स साइकिल ईटीएस लास्ट स्टेप पे ऑक्सीजन अटैक करता है। तो ऑक्सीजन का अटैक ग्लूकोज पर इनडायरेक्टली होता है ना कि डायरेक्टली। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब एक हम बात करते हैं हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो बातों पर डिपेंड करता है कि एनिमल का ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा होगा। अगर हम बात करें लोअर इन्फ्रोटिवेट इज स्पॉन्जियस सिलेंडर प्लेटफॉर्म इंटायर बॉडी सरफेस, अर्थवॉर्म, मॉस्किटो, आपका कॉकरोच इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच बोल दो, इसका ट्रैकियल ट्यूब। वहीं पर अगर हम बात करें एक्वेटिक आर्थ्रोपोडेमोलक्स, इसका हो जाएगा गिल्स, फिश का गिल्स, फ्रॉग का बकोफरेंजियल लाइनिंग, लंग्स हो गया और मॉइस्ट स्किन हो गया। वहीं पर रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये आपका लंग के थ्रू रिस्पायरेशन करते होंगे। इसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल पैशन, नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लाइनिंग, ट्रैकिया, लैरिंक्स हो गया, आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हो गई और एपिग्लोटिस का जो आपका इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ये सब के सब कार्टिलेज निकलते वक्त एपिग्लोटिस ग्लोटिस को ढक देगा। लैरिंक्स से मुंह को ग्लोटिस बोलते हैं। लैरिंक्स के अंदर पाए जाते हैं आपके वोकल कॉर्ड जो होता है जब ये फड़फड़ाते हैं सांस छोड़ते वक्त, ना कि लेते वक्त, क्योंकि बोलते हैं हमेशा सांस छोड़ते वक्त हैं। जब आप सांस छोड़ते हो बोलेंगे तो ये फड़फड़ाएंगे और जब ये फड़फड़ाएंगे तो वाइब्रेशन पैदा होगा, दैट इज साउंड पैदा होगा। दिस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, नॉट स्पीच बॉक्स। और अगर हम बात करें जो आपकी रिंग्स है, रिंग्स आपको ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। वहीं पर आपकी ट्रैकिया की रिंग्स इनकम्प्लीट होती है, इसकी वजह से सांस खींचते वक्त आपका ट्रैकिया का डायमीटर बढ़ाया जा सके। अगर हम बात करें रिंग्स आपकी ट्रैकिया से लेकर आपका इनिशियल ब्रोंकियोल तक पाया जाएगा। अगर हम सीक्वेंस की बात करें, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल पैशन, नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लाइनिंग, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंका याद रखना ट्रैकिया T5 पर जाकर बाइफर्केट होती है, T5 पर पांचवी थोरैसिक वर्टिब्री पर
प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, एल्वेओलाई एंड डेक। एल्वेओलाई एंड डेक ये आपके एक्सचेंज पार्ट है, क्योंकि ये प्रदान होगा, या आपका ये कहलाएगा रिस्पायरेटरी पार्ट। बाकी जितना पार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल तक ये आपका कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा। कंडक्टिंग पार्ट के आपके 4 काम है: एयर को ह्यूमिडिफाई करना, आपकी एयर को एल्वेओलाई एंड डेक तक ले जाना, आपके बॉडी टेम्परेचर तक एयर के टेम्परेचर को लाना, एयर से फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना। अगर बात करें प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर एल्वेओलाई एंड डेक तक, ये आपका पूरा बनाता है, कंप्राइज करता है लंग्स को। लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होगा जो कि फ्रिक्शन को आपके कम कर देगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपका जो थोरेसिक चैम्बर है वो आपका एयर टाइट चैम्बर है, अर्थात जो एनी चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम आपका पल्मोनरी वॉल्यूम पे भी दिखेगा, क्योंकि लंग्स में मसल नहीं होती, हम लंग्स को सीधे कॉन्टैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते, इसलिए हम थोरेसिक चैम्बर को चेंज करते हैं, अर्थात वी कैन नॉट अल्टर डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके बाद मैंने कहा था आपका रिस्पायरेशन की 5 स्टेप होती है। पहली स्टेप है ब्रीदिंग, अर्थात ऑक्सीजन का जाना, CO2 का बाहर आना। दूसरी है एक्सचेंज, अर्थात लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, अर्थात ऑक्सीजन का सेल तक जाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक आना। चौथा है एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड ब्लड, और पांचवा है आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अर्थात ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज को तोड़ना। अगर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो इंस्पायरेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपायरेशन, एक ब्रीथिंग में एक इंस्पायरेशन एक एक्सपायरेशन। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, आपके रिब्स और स्टर्नम को ऊपर उठाती है, आगे उठाती है और थोड़ा ऊपर की तरफ, जिससे आपका थोरेसिक चैम्बर डोर्सोवेंट्रल बन जाएगा। वहीं पर डायफ्राम जो कि नॉर्मली डाउन शिफ्ट होता है, जब आप सांस खींच रहे होंगे उस समय आग, जब सांस छोड़ रहे हो तो भी आग, छोड़ चुके हैं तो ढोंग ले चुके हैं पूरी, तो आपका फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम आपका थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डायफ्राम की, एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ाएगा, वहीं पर आपका थोरेसिक चैम्बर को डोर्सोवेंट्रली आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट करके बढ़ाएगा। याद रखना, इंस्पायरेशन के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपायरेशन के दौरान मसल रिलैक्स होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, अल्टीमेटली इंस्पायरेशन होगा। और जब ये रिलैक्स करने लगेंगे तो थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो पीछे लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, वॉइस लॉ के तक लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो सीधी बात है लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, और लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा, तो एक्सपायरेशन आपका इमरजेंसी कंडीशन में आपकी एब्डोमिनल मसल इस्तेमाल होती है। 12-16 पर मिनट हमारी ब्रीथिंग होती है। स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है नॉर्मली जितना सांस लेते हो, नॉर्मली जितना सांस छोड़ते हो, या याद रखना और नहीं लगेगा। 6000 से 8000 ml पर मिनट होता है, एक बार का 500 लेते हैं, 500 छोड़ते हैं। इंस्पायरेटरी से वॉल्यूम इमरजेंसी कंडीशन में नॉर्मल खींचने के बाद जितना एडिशनल खींच लो, और वो आपका IRV 2500 से 3000 ml, नॉर्मल छोड़ने के बाद जितना और छोड़ दो वो आपका ERV दैट इज 1000 से 1100 ml, जो कभी ना छोड़वा पूरी ताकत से दम लगाने के बाद भी वो है RV दैट इज 1100 से 1200 ml। इन्हीं वॉल्यूम को जोड़ते जाएगा तो कैपेसिटी बनती चली जाएगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो बची रह जाए ERV और RV, ये कहलाएगा आपका FRC। पूरी सांस खींचने के बाद पूरी सांस छोड़ना, ये कहलाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। पूरी सांस लेने के बाद पूरी सांस छोड़ना, या पूरी सांस छोड़ने के बाद पूरी सांस खींचना, जितनी खींच पाओ वो वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपका आएगा ERV, TV और IRV, इसी में जोड़ देंगे हम लोग RV जो दैट इज 5800 ml हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बाद हमने कहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एल्वेओलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी साइट है आपकी सेल। अच्छा, अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 3 फैक्टर रिस्पांसिबल थे। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों सॉल्युबल है तो अच्छी बात है, एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। इसके साथ साथ प्रेशर का डिफरेंस भी होता है। इसके साथ साथ स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस में ध्यान रखना 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एक आपका एल्वेओलाई वाली और एक आपका कैपिलरी वाली। आपका बेसमेंट सब्सटेंस, एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी, इन तीनों को मिलाकर भी आपका थिकनेस मात्र 1 mm से भी कम होती है। दैट्स व्हाई ये फैक्टर भी फेवर कर रहा है गैसेस एक्सचेंज को। तीसरा प्रेशर का डिफरेंस, वहीं पर हम बात करें लंग्स के एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड 45 लेकिन ऑक्सीजन 40। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन 95 लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 40। वहीं पर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 45 और आपका ऑक्सीजन 40। अब यहां पर प्रेशर का डिफरेंस अर्थात गैसेस का आदान प्रदान आसान है। वहीं पर बात करते हैं अगर आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, तो ऑक्सीजन 97% ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल या 8 ऑक्सीजन के एटम को पकड़ता होगा। 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाती है, क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। वहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में जाएगी, 20 से 25% कार्बन हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जोड़ के जाएगी तो कार्बोक्सिल, लेकिन याद रखना यहां पर कार्बोमिनो होगा। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाएगी। इसके बाद मैंने आपको कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में ऑक्सीजन का मेन रोल होता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा था अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम, टेम्परेचर कम, एक्सप्रेस कम, ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम, एक्सप्रेस ज्यादा, ऑक्सीमोग्लोबिन कम। अगर कल राइट साइड जाएगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन कम, लेफ्ट साइड जाएगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा। हमें लंग्स के पास ऑक्सीमोग्लोबिन बनाना है, इस वजह से लंग्स के पास टेम्परेचर हमें कम करना है, एक्सप्रेस कम करना है, CO2 कम करना है, O2 ज्यादा करना है। सेल के पास हमें ऑक्सीमोग्लोबिन ज्यादा करना है, ऑक्सीमोग्लोबिन तोड़ना है, कम करना है, तो सब कुछ पलट देंगे। टेम्परेचर ज्यादा, एक्सप्रेस टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, एक्सप्रेस टेम्परेचर ज्यादा, एक्सप्रेस ज्यादा, CO2 ज्यादा और O2 कम। 100 ml ब्लड आपका 5 ml ऑक्सीजन लेकर जाएगा, और 5 ml ऑक्सीजन लेके नहीं जाएगा, डिलीवर करेगा, डिलीवर। अच्छा, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड
आपका 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में P50 का मतलब होता है कितना परसेंट के 50% हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर सैचुरेट हो गया। 30 mm पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया था। कर्व सिग्मॉइड बना था, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और PO2 के बीच में कर्व बना था। ऑक्सीजन आपका एक्सचेंज में भी ट्रांसपोर्ट में भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद मैंने कहा था आपका कि आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सेल के अंदर से तो जाएगी आरबीसी के अंदर। आरबीसी में जब 93% कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगी। बची 70% CO2 प्लस पानी गिव्स आउट कार्बोनिक एसिड गिव्स आउट H प्लस SO3 माइनस, अर्थात अगर CO2 ज्यादा तो H प्लस अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का एंजाइम इस्तेमाल होगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेट आरबीसी में ज्यादा पाया जाएगा तो आरबीसी में रिएक्शन ज्यादा चलेगी, लेकिन प्लाज्मा में माइन्यूट अमाउंट में पाया जाएगा। इसका मतलब प्लाज्मा में भी चलेगी। फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी आपकी, फॉरवर्ड रिएक्शन टिश्यू के पास और बैकवर्ड रिएक्शन आपका सेल्स की, लंग्स की सेल के पास। इसके बाद मैंने आपसे कहा था रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम बात करें पी से पोंस, पी से न्यूमोटैक्सिस सेंटर मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहता है जाकर ड्यूरेशन को घटा दो, रेट को बढ़ा दो। 3 की मोशन सिवेरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को मेजर कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट रोल होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में। एक आपका आर्क ऑफ एटम पाया जाएगा, एक आपका कैविटी आर्टरी में पाया जाएगा और एक आपका मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में पाया जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एस्थमा में आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल हो जाता है, ब्रोंकियोल व्हीजिंग साउंड आएगा, अंदर का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, एयर आपकी सही से अंदर नहीं जा पाएगी। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एम्फाइसेमा मेजर कॉज आपका सिगरेट स्मोकिंग। इसमें क्या होगा, एल्वेओलाई की वॉल जल जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो पेट से संबंधित बीमारी है। इस स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले एक दिन जाएगा 10 तो 10 सेल खा लेगी, लेकिन बार जाएगा तो लंग्स में प्रोलिफरेशन होने लगेगा और लंग्स में प्रोलिफरेशन होने लगेगा, अर्थात प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होने लगेगा। अल्टीमेटली आपके लंग्स का फूलना पिचकने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऐसे वर्कर्स को काम करने के लिए गैस मास्क पहनना चाहिए। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।